हाँ जी। तो अब बेसिकली हमने सॉरी तो लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर शुरू किया था। तो अब उससे आगे बढ़ते हुए हमने मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को कैसे, कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ। अब इन हाउसेस को चलाता कौन है, इस चीज को हम स्टडी करना शुरू करें। और लोकसभा के मेंबर बनना है तो कैसे बनना है, राज्यसभा के मेंबर बनना है तो वो कैसे बनना है, इस सारी चीज के बारे इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। देखो, लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। और स्पीकर के इलेक्शंस कैसे होते हैं, डिप्टी स्पीकर और एक पूरा का पूरा काउंसिल जो है, वो पैनल सॉरी, वो कैसे बनता है, वो आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्पीकर बेसिकली खुद कैसे बनता है, उससे पहले जो बात करें वो ये, मतलब इस चीज को बस अभी ये फैक्ट के हेड ऑफ लोकसभा आपका स्पीकर है। ठीक है। अब लोकसभा की एक तरह से सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की। लोकसभा बनती कैसे और कितने टाइम के लिए बनती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकसभा को एक टाइम पे सिर्फ 5 साल आपको इलेक्शंस होने ही होने हैं। देखो, हमेशा ऑप्शन होती है 5 साल, 5 इयर्स, यानी कि आपका मैक्सिमम टाइम अलाउड है आपके लोकसभा को। ठीक है। अब 5 साल से अब पहले जो उस टाइम रूलिंग पार्टी होती है वो 5 साल से पहले भी इलेक्शन बुलवा सकती है। क्योंकि जैसे हमने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली ये पावर है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है लोकसभा को। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी तो दी हुई है कि जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, 5 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी कर सकता है कि बस लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। पर इसके अलावा प्रेसिडेंट हर टाइम एडवाइस पे काम करता है आपके प्राइम मिनिस्टर और उस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, उनके कहने पे। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है कि अब हमें इलेक्शन करवा देने चाहिए, किसी, देखो गवर्नमेंट को हमेशा लगता होता है कि इस टाइम मेरी फेवरेबल चीजें हैं, मैं इस टाइम इलेक्शन करवा लूं, तो वो हमेशा कभी भी इलेक्शन बुला सकते हैं। लेट्स सपोज अभी सरकार को बने हुए 2 साल ही हुए हों, सरकार को लगता है अभी अगर हम अभी बहुत ही फेवरेबल मूड है हमारी साइड, अभी दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं तो 5 साल का और टेन्यूर आ जाएगा। तो वो प्रेसिडेंट को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी भी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, 5 साल से पहले भी। तो पहली तो ये है कि प्रेसिडेंट उन्हें सलाह दे दें डिसॉल्व करने की। और दूसरी चीज जो हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ी थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, मतलब वो सारे चैप्टर्स में पढ़ी थी कि अगर आपके जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर ये लोग आपके कह दे, मतलब सॉरी, इनके पास जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती लोकसभा की। ठीक है, मैंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वही बनता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी लोकसभा की। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास लोकसभा की मेजॉरिटी नहीं रहती और कोई इमीडिएटली लीडर नहीं मिलता जो प्राइम मिनिस्टर बन सके, मतलब लोकसभा में कोई और पर्सन नहीं है जो लोकसभा में मेजॉरिटी बना पा रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट फिर लोकसभा को डिसॉल्व अपनी मनमर्जी से कर सकता है, क्योंकि इनके पास तो वैसी पावर नहीं रही। और फिर लोकसभा डिसॉल्व करने का मतलब यही होता है कि दोबारा से अब इलेक्शन होंगे, दोबारा से अब चुनाव होंगे। ठीक है। तो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होती है, साथ के साथ लोकसभा में इलेक्शन होते हैं। लोकसभा में जो सिस्टम फॉलो होता है, देखो लोकसभा फिर से, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी के टाइम पे भी बताया था, ये एक डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट इलेक्शंस का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था वो था फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। हमने ऊपर भी मैंने लिखा था फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जहां से हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मेंबर्स में अब दोबारा से इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, सारे इंडिया में दोबारा से इलेक्शन होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद जो पर्सन जहां से जीतेगा, फाइनली जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जिस लीडर को वो दोबारा से मेजॉरिटी दिला पाएंगे, वो पर्सन बनेगा लोकसभा के अंदर से प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा जिस चुनेगी, लोग जरूरी नहीं है वो लोकसभा का ही मेंबर हो, जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में बताया।
वो पर्सन राज्यसभा का मेंबर हो सकता है या कोई भी इंडिया का सिटीजन हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर बनना है। अब अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है, इससे भी पूरी पढ़ना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक क्राइटेरिया हम हर जगह पढ़ते हैं कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप किसी और कंट्री के सिटीजन होके इंडिया के अंदर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, अनटिल अनलेस कई ऑफिसेज के लिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक्सेप्शन क्रिएट कर देती है, पर वो इलेक्टेड ऑफिसेज ये वाले नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी स्पेशल टैलेंट की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट हायर कर लेती है बाहर से भी, पर ऐसे इलेक्टेड ऑफिसेज में हमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया क्राइटेरिया। उसके बाद देखो, आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ओथ लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके, जो ओथ शेड्यूल 3 में लिखी हुई है लोकसभा के मेंबर्स के लिए, कि मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूरा वफादार रहूंगा, सब कुछ रहूंगा। ऐसी सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है, तो वो सारी पढ़नी पड़ती है। अगर आप ओथ भी गलत लेते हो ना, ठीक है, लेट्स सपोज किसी पर्सन ने ओथ गलत ले ली जब इलेक्शन लड़ने से पहले, जो ओथ ली है, ओथ अगर गलत ले ली, गलत प्रोनाउंसिएशंस की या कुछ भी बोला, तो उनकी इलेक्शन जो वो जीतते हैं ना, वो कैंसिल किया जा सकता होता है। तो ये बहुत ही सीरियस चीज होती है कि ओथ लेना बहुत जरूरी होता है। तब तक कोई पर्सन इलेक्शन, मतलब डेट दी जाती है, और ऐसा भी नहीं होता कि मन मर्जी है कि कभी भी मतलब ओथ नहीं ली तो चल जाएगा। इलेक्शन ही आप तब लड़ सकते हो जब आपने ओथ ले ली है। एक डेट दी जाती है कि देखो, आज चाहे अपने अपना पर्चा फाइल कर दिया, उसी दिन भी ओथ ले सकते हो, या आपको मैक्सिमम डेट दी जाती है कि इस दिन तक आके आपने ओथ लेनी लेनी है। अगर ओथ नहीं ली तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की पहली बात तो परमिशन नहीं मिलती, और अगर ओथ गलत ली है तो उनकी इलेक्शंस को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए वो है 25 ईयर्स। देखो, उनके लिए जो मिनिमम एज है इन दोनों इलेक्शन में खड़े होने के लिए, वो है 35 ईयर्स। तो इंडिया में अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग एजेस हैं, तो इन चीजों को याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, पर लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है। और लास्टली, आपको एक रजिस्टर्ड इलेक्टर भी होना चाहिए। अब ये क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है अब लोकसभा और राज्यसभा में ये फर्क होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लोकसभा के लिए पहली बात तो, आप इलेक्शन में, अगर लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, देखो आप किसी न किसी स्टेट के पहली बात तो रेजिडेंट हो गए, वहीं पे आपकी वोट बनी होगी। जहां पे आपकी वोट बनी हुई है, अब देखो स्टेट के अंदर भी तो मैंने आपको बताया था अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लेट्स सपोज आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ने हैं, आपको इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। अगर आप वोटर के तौर पे, रजिस्टर्ड इलेक्टर का मतलब है कि सबसे पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो तो आप उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप उसी जगह से इलेक्शन लड़ सकते हो लोकसभा के। ठीक है, तो यहां से अगर आपने, जैसे आप यहां से इलेक्शन में खड़े हुए, आप यहीं से जीतोगे, मतलब यहीं पे, इसलिए अपने आप को भी वोट डालोगे ऑब्वियसली, तो वहीं से आप डाल सकते हैं। ये राज्यसभा में एक फर्क आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब वहां पे ऑब्वियसली लोग तो नहीं चुनते, पर क्राइटेरिया वहां पे भी है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, पर उसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, कि कहाँ पे नाम हो सकता है, कहाँ पे नहीं। तो लोकसभा की ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं। अगर मैं राज्यसभा की मैं बात करूं, देखो राज्यसभा सभा का हेड जो होता है वो होता है आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कहते हैं। लोकसभा के हेड को स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के हेड को चेयरमैन कहते हैं। इंडिया में ये हमने वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपने आप ही इंडिया का एक्स ऑफिशियो, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालेगा, वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है अपने आप ही उस चीज का बन जाना। कई कमिटीज में आप कई बार ना करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, या जैसे आगे जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हम बात करेंगे, वहां पे तुम पढ़ोगे बहुत सारी और कमीशंस के मेंबर्स ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के
एक्स ऑफिशियो मेंबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम उस कमीशन के चेयरपर्सन बन गई, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऐसी जो और इंडिया में कमीशन है ना, इन सबके जो चेयरमैन है उन सबको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लेट्स सपोज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन बनते हो, आप अपने आप ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी मेंबर बन जाओगे। ठीक है, मेंबर, वहां पे चेयरमैन हो, यहाँ पे मेंबर बन जाओ, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है। तो राज्यसभा में जो भी प्रेसिडेंट होता है, देखो वाइस प्रेसिडेंट होता है, सॉरी, वो चीज। अब देखो ये हमेशा ऐसा नहीं था। देखो लोकसभा राज्यसभा ये जो हाउस की क्रिएशन हुई है, ये आपकी 1919 के एक्ट से हुई है। 1919 के एक्ट से पहले इंडिया की जो सेंटर, मतलब ऐसा नहीं था कि सेंटर में कोई कानून बनाने की बॉडी नहीं थी पार्लियामेंट की। 1919 से पहले सिर्फ एक यूनिकैमरल बॉडी एग्जिस्ट करती थी जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। ठीक है, 1919 के एक्ट में, मतलब उससे पहले ये 1919 से पहले ये यूनिकैमरल थी, सिर्फ एक ही हाउस था। 1919 के एक्ट ने इसे बाई कैमरल बना दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। राज्यसभा आपका अपर हाउस रेफर किया जाता है और लोकसभा आपका लोअर हाउस रेफर किया जाता है। जो 1919 का एक्ट था, आपको कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके मुताबिक आपका चेयरमैन कौन होता था। ठीक है, उस टाइम चेयरमैन की जगह जो वर्ड रेफर करते थे वो प्रेसिडेंट वर्ड रेफर करते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया में तब कोई नहीं होता था। तब मतलब पर इसका हेड कौन होता था, चेयरमैन कह लो, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कहते होते थे चेयरमैन की जगह। तो वो होते थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है ना, वो हेड होते होते थे राज्यसभा के, मतलब अपर हाउस के। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना कि अपर हाउस के हेड उस टाइम कौन थे तब। अब गवर्नर जनरल का ऑफिस लॉन्ग टर्म में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस बन गया। ठीक है, पर उस जमाने में कोई डेप्यूटी गवर्नर जनरल का ऑफिस नहीं होता होता था, कुछ नहीं होता होता था। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब पोस्ट क्रिएट हुई है तो हमने इन्हें जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि देखो वैसे वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है, तो हमने इनडायरेक्टली एक तरीके से जो ऑफिस क्रिएट किया था, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का एक्चुअल काम तो यही है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होगी, वो रिजाइन करके, तो उनका ऑफिस संभाल ले अगर वो यहाँ बहुत बीमार है। तो बाकी जो है आपके केसेस में वाइस प्रेसिडेंट आम दिनों में कुछ नहीं कर रहा, तो इसी कारण हमने उनकी इस पोजीशन को यूज करने के लिए ये कह दिया कि ये संभाल लेंगे आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ताकि एक तो मल्टीपल लोगों को सैलरी ना देनी पड़े सेम काम के लिए। तो इस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरेशन कंटिन्यूइंग चेंबर है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चेंबर है। इसका क्या मतलब होता है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, नेवर डिसॉल्व्स, नॉट सब्जेक्टेड टू जो लिखा है रेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन लिखना था। ठीक है, नेवर डिसॉल्व। ठीक है, ये एस तो ऑलरेडी आ जाएगा, डी आना था बस, डेजोल्यूशन। ठीक है, तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअली जो लाइन लिखी हुई है ना, वो ये है कि 1/3 मेंबर रिटायर होंगे हर दूसरे साल। ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइन है। अब ये 1/3 मेंबर कौन होंगे, इसे डिसाइड करना जरूरी था। तो इसकी जिम्मेदारी एक्चुअली जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी, कि पार्लियामेंट सिस्टम बताएगी। पार्लियामेंट ने इसी के चलते हुए एक एक्ट बनाया है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया गया, इसके अंदर हमने प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी दी कि प्रेसिडेंट बता दे कौन होगा ये 1/3 मेंबर जो रिटायर होगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर भी इंश्योर किया गया कि प्रेसिडेंट के ऊपर ब्लाइंड वो ना आए।
देखो प्रेसिडेंट ने क्या यहाँ पे डिसाइड किया था, अब प्रेसिडेंट ने बताना था कि सारे राज्यसभा डिसॉल्व तो होने नहीं वाली, सारे राज्यसभा के एक साथ तो इलेक्शन होने नहीं वाले, 1/3 मेंबर्स एक टाइम पे रिटायर करने वाले। तो अब ये 1/3 कौन होंगे? तो सारे हाउस में से अगर 3 हिस्सों में, तो इनमें से कोई एक हिस्सा रिटायर करना है, पर वो हिस्सा कौन होगा? तो प्रेसिडेंट ऐसे किसी हिस्से में बंटना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी 1951 अभी शुरू कर रहे थे, चलो हम रफ ये लगा लेते हैं, 1950 लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बैठ जाए, मतलब बाद में शुरू हुआ था, 52 से शुरू हुआ था, पर सिर्फ समझने के लिए कि लेट्स वो 1950 का ईयर था जब करना था प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि देखो, अब किसी के अंदर भेदभाव करना, किसी को भी वो बोलते कि आप रिटायर हो जाओ, तो किसी ने भी कहना था कि हमें क्यों कह रहे हो, किसी और को कह दो, हमसे कोई दुश्मनी है। तो प्रेसिडेंट किसी से बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो हम लॉटरी निकालते हैं, जिन भी 1/3 मेंबर्स का नाम आ गया वो सारे के सारे रिटायर हो जाएं, चाहे दोबारा इलेक्ट होके आ जाओ। री इलेक्शन इंडिया में कोई बैन नहीं है, जितनी बारी मर्जी आप री इलेक्ट हो सकते हो, कोई मैक्सिमम एज भी नहीं है। पॉलिटिशियन ही इंडिया में एक ऐसा ऑफिस है जिनकी कोई मैक्सिमम एज नहीं है, बुढ़े हो जाओगे उसी ऑफिस में, डेथ तक हो जाए तब तक बैठे रह सकते हो ऑफिस में, ठीक है, बार बार इलेक्ट होते रह सकते हो, वो सारी चीजें। तो प्रेसिडेंट ने कहा लॉटरी निकालेंगे, जो भी 1/3 मेंबर्स हुए उन्हें मैं लॉट ए का मान लूंगा, वो रिटायर हो जाएं चाहे दोबारा चुन के आ जाए। तो बाकी सारी राज्यसभा बैठी रही, जिनका नाम आया उन्हें लॉट ए मान लिया गया, वो रिटायर हो गए, कुछ उनमें से सेम चुन के आ गए, कुछ नए लोग चुन के आ गए, ठीक है। अब आफ्टर एवरी 2 इयर्स होना था, एवरी सेकंड ईयर, अब 2 साल और निकल गए, 1952 का साल आ गया। 52 के साल में अब देखो ये सारे के सारे लोग, अब दोबारा प्रेसिडेंट को चुनना था, राज्यसभा में से कौन से लोग रिटायर करने हैं। अब देखो ए वाले तो कहते हैं हम तो 2 साल पहले ही आए हैं, ये सारे तो पहले के बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि सही बात है, तुम तो अभी आए हो। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो मैं आधे नाम निकाल दूंगा, क्योंकि अगर ये 2 हिस्सों में से आधे नाम निकाले जाए तो ऑब्वियसली 50% 3 हिस्से बन जाएंगे ऐसे करके। तो प्रेसिडेंट ने कहा मैं उन्हें बी लॉट का मान लूंगा जो 1952 में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 2 साल और निकले, मतलब दोबारा चुन के आगे कुछ वो हो गए, 2 साल और निकले तो 1954 का साल आया। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो ये जो सी लॉट के लोग हैं ये सबसे पुराने हैं, अब आप रिटायर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लोग आपसे बाद में आए हुए हैं, आप सबसे पहले से आए हुए हैं, और नए लोग चुन के आ गए। फिर अब जो भी, अब देखो एक सिस्टम बन गया है, सबसे पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, ठीक है। फिर अब अपने आप ही जो सबसे पुराना है वो रिटायर होने का एक साइक्लिक पैटर्न शुरू हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब 1956 का, हर 2 साल बाद होना है ना, 56 का सबसे पुराना अब कौन हो गया, ए वाले, क्योंकि ये 1950 में आए थे, तो 56 में ये दोबारा से। अब 2 साल और निकल गए, 58, अब सबसे पुराने बी वाले हो गए 58, ठीक है, क्योंकि ये 52 में आए थे, तो 6 साल यहाँ पे। सी वाले 54 में रिटायर होकर दोबारा से गए थे, तो 1960 का साल आया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको रफ उसके लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से बार बार रिसाइकल, तो मैंने ये आपका एनसीईआरटी के टाइम बहुत डिटेल में बताया था, अगर नहीं याद आ रहा तो वहां पे और ज्यादा टाइम से मैंने बताया था, तो वहां पे इस चीज को समझ लेना। यहाँ बस मैं इस चीज का ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आने वाली सारी चीजें आपको समझ आ जाए। पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले लेक्चर से जब हम, अब इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा है ये पहले भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हैं चीजें, अगले लेक्चर से वो शुरू होगा जो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है पार्लियामेंट का। तो मैं चाहता हूँ आज के लेक्चर तक आपको ये सारी चीजें दोबारा से याद आ जाए। एक चीज जो हमने पार्लियामेंट में नहीं पढ़ी, मतलब पहले एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी थी, वो था नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने टाइम बाद चुनने पड़ते हैं। देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको मैंने राज्यसभा में बताया था, टोटल 12 लोगों को प्रेसिडेंट सोशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस का, इनमें से किसी भी चीज का। ये जो 12 लोग हैं इन्हें 6-6 के हिस्से में बांटा जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हर तीसरे साल होगी, ठीक है। तो हम एक्चुअली इन्हें 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 6-6 के हिस्से में। टोटल मतलब 6-6 के हिस्से में, 6 3 साल बाद, फिर 6 और 3 साल बाद, तो टोटल
देखो राज्यसभा में जो टेन्योर है कर करा के, जैसे यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था, जो 1950 में आए हैं उनके अगले इलेक्शन 1956 में आएंगे। तो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने टेन्योर मेंबर्स का लिख भी दिया है, वो है 6 साल का उन्हें टेन्योर मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेन्योर नहीं लिखा हुआ, वहां पे सिर्फ 1/3 का टेन्योर है। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर रिटायर हो। पर कौन होंगे वो 1/3, कैसे होंगे, और टोटल एक सिंगल पर्सन को कितने टाइम का टेन्योर इंश्योर किया जा रहा है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए। वो पार्लियामेंट के एक एक्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें लिख दिया कि 6 साल का टेन्योर दिया जाए। यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही ये लिख दिया गया कि देखो 6-6 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, हर तीसरे साल जाके इलेक्शन होंगे। देखो बाकी सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका दूसरे साल इलेक्शन होगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका तीसरे साल इलेक्शन होगा। ऐसे पॉइंट्स पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे लोकसभा लिख दिया, यहाँ पे राज्यसभा आना था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल 3 में भी ओथ लेनी पड़ेगी जब इलेक्शन में खड़ना है। यहाँ पे अब एज होगी 30 साल। अब देखो अभी तक लोकसभा की इलेक्शन में 25 साल, राज्यसभा के इलेक्शन में 30 साल, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 35 साल होगा। तो ये सारी उम्र में इस तरीके से फर्क है। और जो लास्ट चीज है कि राज्यसभा के मेंबर्स को भी, जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है राज्यसभा के, वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो भी मतलब एज अ वोटर रजिस्टर्ड होने चाहिए। पर ये जरूरी नहीं है। देखो अब राज्यसभा के इलेक्शन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे तो बनती नहीं है कि स्टेट का ये हिस्से से एक मेंबर, ये हिस्से से एक मेंबर, ये हिस्से से एक। राज्यसभा के अंदर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स हैं, यानी कि आपके एमएलए ने वोट डालनी, तो उन्होंने अपने किसी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है, मतलब अपनी स्टेट के बिहाफ पे किसी पर्सन को सेंटर में भेजना है, राज्यसभा में भेजना है। तो यहाँ पे किस इलाके को बिलोंग करता है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, बस वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। और इससे आगे बढ़ते हुए वो ये भी जरूरी नहीं है कि वो इसी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, वो किसी और स्टेट के अंदर भी रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है। जैसे आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर वही थे। उन्होंने कभी भी लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, वो राज्यसभा की तरफ से जीतते थे। कांग्रेस लोकसभा में उन्हें मेजोरिटी इंश्योर करके उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के रख रही थी। तो उन्होंने कभी लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में नहीं इस तरीके से इन्वॉल्व होना। तो वो राज्यसभा की तरफ से चुने जाते थे। वो चुने गए थे, जैसे सबसे पहले जब वो आए थे वो असम से चुने गए थे। अब असम के राज्यसभा वो अपने आप में पंजाब। ठीक है, तो फर्क है ना, वोट कहाँ की बनी हुई है पर वो राज्यसभा कहाँ से बने हैं, पर ये अलाउड है आपके। उन्हें बस कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद वो राज्यसभा के किसी और स्टेट के मेंबर के तौर पे भी चुने जा सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर बड़े बड़े इवन टीचर से मिस हो जाता है, स्टूडेंट से मिस हो सकता है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, और टेक्निकली ये सारी चीजें मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ इस बारी। तो इस सारी चीज को डिटेल में समझना, पेपर में कहीं कोई गलती नहीं करनी, खुद भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, हर जगह से एक एक लाइन को इसी तरीके से ध्यान से पढ़ना ताकि ये सारी चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये था ये वाला लेक्चर, ये वाला पार्ट। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।